बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीफ सुमरो है और यंग सॉलिसिटर्स के साथ आज हम मौजूद हैं सखर के एक नौजवान वकील के साथ। आपका नाम एडवोकेट अली गुल अब्बासी है और आप सखर के नौजवान वकीलों में शुमार होते हैं। आप इस वक्त हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फायज़ हैं। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया, आपने रहमत की और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता चलूँ अपनी टीम की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फायज़ होने पर। बहुत शुक्रिया सर उसके साथ ही अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और आपके लीगल करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ। बैकग्राउंड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि तालुका पनवाकिल की जो तहसील पनवाकिल डिस्ट्रिक्ट सखर का, सर उसका एक छोटा सा गांव है फ़रकपुर। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई और जो मेरा ताल्लुक़ है एक दरमियाने दर्जे के ज़मींदार घराने से। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़े हुए हैं। तो मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो मेरी प्राइमरी तालीम वहाँ अपने गांव फ़रकपुर में हुई। उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए हमारे गांव से एक दूसरा गांव है विलेज चुंगा, जहाँ पे हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं तालुका पनवाकिल का स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल पनवाकिल, वहाँ गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर मैंने मेहरान मॉडल स्कूल पनवाकिल से किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए गया कराची सेंट पैट्रिक कॉलेज कराची से मैंने बैचलर इन कॉमर्स किया। उसके बाद मैंने LLB जो है ABD लॉ कॉलेज सखर से की। उसके बाद मैंने LLM किया वो सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद अभी मैं PhD कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह सर। सर आपके स्टूडेंट लाइफ में सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप ABD कॉलेज में थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ABD लॉ कॉलेज तमाम नामवर कॉलेजों में शामिल है। परेशानी ये है कि ये सखर का रिमोट एरिया है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है और ABD लॉ कॉलेज में फुल टाइम असातिज़ा न होने की वजह से और जो अच्छे लॉयर हैं वो उनको इतना ख़ास पैकेज नहीं दिया जाता कि वो अपना टाइम जो ना ABD लॉ कॉलेज को दें। तो फंड्स की कमी की वजह से वहाँ पे स्टफ़ जो है ना वो उसकी कमी है, अभी भी है। बिल्कुल है। और आप देखें कि कराची में अभी ज़ेबुल यूनिवर्सिटी उनमें अच्छे जो वकला हैं जो रिनोन्ड एडवोकेट्स हैं वो पर लेक्चर पे हैंडसम अमाउंट उनको दी जाती है। तो वो प्रिपेयर होके आते हैं और उनसे ज़ेबुल यूनिवर्सिटी फ़ायदा भी उठाती है। और यहाँ ABD कॉलेज में फ़ंड्स न होने की वजह से जो नामवर वकील हैं या नामवर असातिज़ा हैं वो टाइम नहीं देते। तो इस वजह से उसका फुकदान महसूस भी हो रहा है। और ABD लॉ कॉलेज ने रिसेंट ईयर में कोई अच्छे काबिल ज़िक्र एडवोकेट प्रोड्यूस नहीं किए। सर वकालत की तरफ आपका रुझान किस तरफ आया कि ये आपका एक्सीडेंटल था या फिर आप अपने पैशन की वजह से आए। दोनों ही कह सकते हैं, इंसिडेंटल भी कह सकते हैं और पैशन तो बाद में बना। इंसिडेंटल ये है कि मेरे वालिद साहब, मैंने आपको बताया कि एक छोटे ज़मींदार हैं। तो लिटिगेशन फेस करते वक्त जो होते हैं हमारे इंटीरियर सिंध में कि अगर ज़मींदारी है कारोबार है तो लिटिगेशन भी हो जाते हैं। तो उसको फेस करने के लिए उनके उसका ये मेरे वालिद का शौक़ था कि तुम वकील बनो। तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही फोर्स मी दैट आई शुड गेट एडमिशन इन LLB। तो मैंने LLB किया। उससे LLB से पहले मैं बिज़नेस के साथ वाबस्ता था। पनवाकिल में मेरा बिज़नेस था और वो छोड़ के मैंने लॉ की तरफ आया था और LLB की। उसके बाद LLB कंप्लीट होने के बाद जो मुझे मुश्किलात हुई वो थी कि मैं किस चैम्बर को ज्वाइन करूं। तो सखर में मैं आया जब तो काफ़ी जो ताल्लुकात से उनसे मिला तो सबसे पहले मुझे नाम दिया गया अब्दुल फत्ताह मलिक साहब। वो बहुत ही सीनियर वकील हैं और एडवोकेट जनरल सिंध रह चुके हैं। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो सर मैं आपका चैम्बर ज्वाइन करना चाहता हूँ।
तो उसने कहा कि बेटा आपने एलएलबी कर ली है? मैंने कहा हाँ सर मैंने एलएलबी की है। आप एनरोल्ड हो गए हो? मैंने कहा सर अभी एनरोलमेंट मेरी नहीं हुई। तो उसने मुझे ये कहकर जवाब दिया कि आप पहले एनरोल होके उसके बाद आई हैं। तो उस वक्त मायूसी हुई और फिर एक दूसरे चैम्बर में गया था, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है। अभी वो जस्टिस हाई कोर्ट हैं जुल्फ़िकार अली सांगी साहब। तो मैं फिर उसके चैम्बर, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया और उसने एडवाइस की कि आप कोई मसला नहीं है, आप एलएलबी की एस्टिमेशन आप भेजें और कोई भी अच्छा चैम्बर जो आपको सूट लगे वो आप ज्वाइन करें। तो फिर वहाँ से मुझे एक जो है ना उम्मीद नज़र आई। तो उसके बाद मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे जो उस्ताद सीनियर मिला वो बहुत अच्छा था, मकबूल अहमद ऐवान, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में उसको आला मकाम दे। मैंने वो चैम्बर ज्वाइन किया और वो बार में बहुत एक्टिव थे और 6 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सक्खर के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये भी एजाज़ है कि वो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो मैंने वो चैम्बर किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे मेरे सीनियर मिस्टर मकबूल अहमद ऐवान साहब से। तो मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ मेरे उस्ताद का, जो मेरे सीनियर थे, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया सर। सर बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र, जैसे आप जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, वो सफ़र कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बार पॉलिटिक्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सीनियर जो है ना बार पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तो इस वजह से जो बंदा जिस सोसाइटी में जिस माहौल में रहता है तो वहाँ से ही कुछ मिलता है। तो मैंने अपने सीनियर से ही सीखा कि वो बार पॉलिटिक्स में इन है। तो मैंने पहली बार 2009 में तालका बार एसोसिएशन पनवाकिल के वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं वहाँ पर मुंतखब हुआ वाइस प्रेसिडेंट तालका बार पनवाकिल का। उसके बाद मैंने 2016 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर से जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे डिफरेंस के साथ मैंने वो जीता। और अभी 2021 में जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर मुंतखब हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर जो बार पॉलिटिक्स में वो लकी रहा है और मेरे साथ दोस्तों का और मेरे सीनियर्स का मेरे जो ना वो मेहरबानी उनकी, उन्होंने फुली सपोर्ट किया। सर कभी प्रेशर महसूस हुआ? जी काफ़ी शुरू में तो होता था, लेकिन बाद में यूज्ड टू हो जाते हैं। शुरू में ऐसा केस लेते थे ना तो इनके जहन में ये हम बैठा देते थे अगर खुदा न खासा हार जाएंगे केस तो जो हमारा क्लाइंट है वो हमें क्या बोलेगा, जो कोर्ट में लिटिगेंट्स और हैं या और काफ़ी वकला हैं या जज हैं, तो इनके ये कॉन्सिक्वेंसेस जहन में आते थे कि भाई अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस से वो जहन से ख़त्म हो गया है। अभी हमें अपनी मेहनत करनी है और केस पे जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो मेहनत करो और अच्छे तरीके से अपना केस प्लेस करो। बाकी अल्लाह की क्लाइंट का नसीब है और आपकी मेहनत है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। सर सक्खर में वकालत का मयार आप कैसे देखते हैं? क्या एक यंग लॉयर वो अपना लोहा मनवा सकता है सक्खर? बिल्कुल वैक्यूम है यहाँ सक्खर में। सक्खर बार ने बहुत ही नामवर वकील प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आपने सबसे बड़ा नाम है अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब। नो डाउट वो बैरिस्टर थे और उसके वालिद भी बैरिस्टर थे और उसकी मेरे ख्याल में तीसरी जो पुश्त है वो बैरिस्टर ही हैं, लेकिन वो बिलोंग करते हैं इसी बार से अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। और 1973 का जो आइन है उसमें भी उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और दूसरे इमदाद अली ऐवान साहब, बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे। और मुजीब पीरज़ादा साहब वो भी यहाँ से हैं और कुर्बान अली मलानो साहब हैं, मकबूल अहमद ऐवान साहब, अब्दुल रहमान फ़ारूक पीरज़ादा साहब रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, गुलाम सरवर कुरैशी साहब जज रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट। वो सारे सक्खर बार ने प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन रिसेंट इरा में ये है कि वो स्टफ़ प्रोड्यूस नहीं कर पाई एबीटी लॉ कॉलेज या हमारी बार में जो उनमें रिफॉर्म्स आए हुए हैं। जी, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है तब से लेकर अब तक? उसको फुली इम्प्लीमेंट होने की अच्छा ज़रूरत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया
कि हमारे मुल्क में वकला की इतनी ज़रूरत है नहीं जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें स्टफ़ नहीं आ रहा, क्वालिटी स्टफ़ नहीं आ रहा। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारी क्राइटेरियाज़ जो है ना उसमें वज़ा की हैं कि अगर कॉलेज लीगल कॉलेज जो है ना वो पहले 3 इयर्स प्रोग्राम था, उसको सस्पेंड करके 5 इयर्स प्रोग्राम तरतीब दिया। वो उसकी वजह पीछे ये थी कि जो भी स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट करने के बाद वो ये सोच समझकर लॉ की फील्ड की तरफ आए कि मुझे ये फील्ड एज ए प्रोफेशनल ही एडॉप्ट करनी है। पहले ये हुआ करता था कि आप लॉ भी करते थे, दूसरी ग्रेजुएशन भी करते थे, चलो उधर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लॉ की तरफ आएंगे। प्रोफेशनली जो मुकम्मल प्रोफेशनल की तरफ आना है तो वो सोच समझ कर ही आएगा। 5 इयर्स वो सर्व करेगा, उसके बाद उसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और उन्होंने कॉलेज के लिए भी क्राइटेरिया वज़ा किया कि जो कॉलेज लीगल प्रोग्राम स्टार्ट करेगी उसके लिए ये है कि जो इसका प्रिंसिपल होगा वो एटलीस्ट पीएचडी होगा, पीएचडी होल्डर होगा। और एलएलएम जो टीचिंग स्टाफ होगा वो एटलीस्ट एलएलएम होल्डर होगा। अगर ये क्राइटेरिया और बिल्डिंग के हवाले से और उनके जो आज मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं टीचिंग के हवाले से, वो सारे शामिल करने पड़ेंगे उनको। और ऑनलाइन लाइब्रेरी उनको देनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, जो भी मॉडर्न जो चीज़ें आ गई हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया सर। एज अ जनरल सेक्रेटरी सर, बार की वेलफेयर के लिए और यंग लॉयर्स के लिए आपका क्या किरदार होगा और आपका क्या विज़न है? मैं शुरू से ही दुआ करता था कि अल्लाह करे मुझे कोई ऐसा मकाम मिले कि मैं अपनी बार के लिए कुछ कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर में लाइब्रेरी है उसको फुल अपग्रेड करूं, उसको डिजिटलाइज करूं और जो यंग एडवोकेट हैं उसको फुल एक्सेस हो तमाम बुक्स की तरफ। और जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो डिसीशन है, लेटेस्ट डिसीशन, उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, वो पढ़ें। और वैसे भी मेरी एक एडवाइस है जूनियर्स के लिए, तो जैसे वो अपने सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करते हैं असिस्ट करने के लिए, जैसे अगर क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल में जो केस इंस्टीट्यूट होता है तो एफआईआर आती है वकील के हाथ में, उसमें स्टोरी के हिसाब से ऊपर ऑफेंसेस के सेक्शंस दिए होते हैं। वो एक एक सेक्शन को बारीकी से पढ़ें और उसकी डेफिनेशन पढ़ें। डेफिनेशन के पास वो किस कोर्ट में ट्रायबल है, उसकी कन्विक्शन कितनी है। और अगर एक केस को एज अ टेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो एक केस आपका तकरीबन पूरे कैरियर में आपकी हेल्पफुल होगा। लेकिन वो एक एक डॉक्यूमेंट उनका पढ़ें और एक एक लॉ की जो पॉइंट है उसमें डिस्कस करें। अगर वो उसको समझ में नहीं है अपने सीनियर से पूछें और बाकी जो लाइब्रेरी है उसको गो थ्रू करें। अगर वो बेल एप्लीकेशन हो या ट्रायल हो, उसमें जो कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस हवाले से कोई पहला इनके डिसीजन है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो लॉ होता है, तो उसको गो थ्रू करें और मुकम्मल करें, प्लासीटम पे न रुक जाएं। वो प्लासीटम देखते हैं कि भाई ये केस हम मेरे केस से मिलता है, वो रिलाई कर देते हैं, लेकिन उसके फैक्ट्स नहीं पढ़ते। उनको पूरे एक अगर केस आए उसका पूरे फैक्ट्स पढ़ें, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उनके लिए मुश्किलात होगी आगे के लिए। सर, सक्खर डिवीज़न में यंग वकला के लिए कौन से इश्यूज़ आपने समझे हैं कि हो सकते हैं? इशू बहुत है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया कहा है कि एक कॉलेज को एट ए टाइम 100 स्टूडेंट एडमिशन करने की जो ना वो लिमिट रखी गई है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट भी कुछ फंड्स अलोकेट करे कि जैसे ही वो एलएलबी अपनी लीगल एजुकेशन कंप्लीट करें तो उनको, क्योंकि उनकी अर्निंग स्टार्ट होने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो यही हार्डशिप के डेज़ होते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम जूनियर एडवोकेट्स के लिए पीपल एज का टाइम हो या इनके 2 साल तक उनको कोई पैकेज दे कि वो इनकरेज हो, डिस्करेज ना हो। अगर 5 ईयर्स एलएलबी कंप्लीट करके आए हैं उसके बाद वो अगर फिर भी उनको इनकम, तो क्योंकि प्रोफेशनल में इन होने के बाद भी अगर इनकम नहीं होती तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो या अगर सीनियर हैं उनको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने जूनियर्स को अदा करें कि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे और वो इनके यहाँ से अपनी लीगल फील्ड से
भाग न जाएं, क्योंकि मजबूरन काफ़ी प्रेशर होता है। यही उनकी एज होती है शादी की, और यही एज होती है उनको 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं, तो घर की परेशानी अलग, और फील्ड में अब वहाँ पे इनपुट ही दें, अपना टाइम सर्व करें और उनको रिटर्न में कुछ ना दिया जाए, तो ये थोड़ा टाइम मुश्किल है। इनको देखना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट करे, कुछ सीनियर करें, कुछ बाहर करें। अगर तीनों मिल के कोई उनके लिए उनकी वेलफेयर के लिए कुछ करें तो बहुत अच्छा है, मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये एडवाइस ये है कि जूनियर्स को फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए बार पॉलिटिक्स की तरफ आने के लिए। सबसे पहले उनको फोकस करना चाहिए अपनी कैरियर की तरफ, और कैरियर में ये है कि शुरू में तो इनकम नहीं होती, डिफ़िकल्टीज़ जूनियर्स के लिए काफ़ी होती हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स इतनी अमाउंट उनको नहीं देते कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, और वो होप करते हैं कि जैसे ही हम चैम्बर ज्वाइन करेंगे तो सीनियर भी नहीं देते यहाँ पे। हालांकि होना तो ये चाहिए, जैसे इंटीमेशन का पीरियड होता है 6 मंथ का, जैसे मेडिकल में होता है हाउस जॉब का, तो हाउस जॉब में उनको कुछ न कुछ अमाउंट इतनी दी जाती है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कमी है, और उसको पूरा होना चाहिए कि जैसे ही LLB कंप्लीट करने के बाद जूनियर वकील ज्वाइन करे किसी सीनियर चैम्बर को, तो या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा पैकेज बनाए कि उनको पीपल एज का पीरियड जो है ना, गवर्नमेंट उनको पेमेंट करे जैसे डॉक्टरों को करती है। तो यहाँ पे ये जो है ना बर्डन, वो कहा जाता है कि वो सीनियर पे करे, कि वो जो 6 महीने असिस्टेंट देते हैं अपने सीनियर को, तो सीनियर्स भी यहाँ पे जूनियर्स को नहीं देते, तो ये उनके लिए उनके हार्डशिप वाले डेज होते हैं। ये है कि उनके जूनियर्स को काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अपने जूनियर जो पीरियड होता है उसमें, जूनियरशिप। सक्खर डिवीज़न में आप में भी ओनली PhD एडमिटेड हैं सर। PhD, LLM और ये सारी एजुकेशनल डिग्रीज़ ये किस तरह से प्रैक्टिकेबल हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह PhD में मैं सक्खर से पहला वकील हूँ जो PhD कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। असल में LLB के बाद LLM और PhD ये स्पेशलिस्ट ही होती है, जैसे डॉक्टर MBBS, FCPS, और उसके बाद किसी टॉपिक पे जो है स्पेशलिस्ट करता है, तो ये भी आपको हेल्पफुल होते हैं। कोई भी डिग्री ऐसे फॉर्मल डिग्री नहीं होती, और प्रैक्टिकली ये है कि वो जो LLB है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये उसके वो स्पेशलिस्ट ही है। मेरा जैसे ना आप थीसिस वगैरह करते हो, कोई टॉपिक होता है उस पर आप रिसर्च करते हो, इन डेप्थ जाते हो, तो जैसे अभी मैंने PhD में अपना टॉपिक चूज़ किया, जो रिसर्च कर रहा हूँ वो 18th अमेंडमेंट पे कर रहा हूँ। तो 18th अमेंडमेंट में ये हुआ है कि जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स है जो पहले फेडरेशन के मैनेजमेंट में आते थे, उनके पावर्स जो है डेलीगेट किए गए हैं प्रोविंसेस की तरफ। तो उसमें ये हुआ है कि 18th अमेंडमेंट का फेडरेशन महसूस कर रही है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, और हमारे फंड्स जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए हैं स्टेट्स की तरफ, प्रोविंसेस की तरफ। तो वो फेडरेशन अनहैप्पी है विद दी 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो है ना उनके इम्प्लीमेंट भी फुल्ली नहीं हुआ। काफ़ी इदारे हैं जो कम्प्लीटली जो है ना डेवलप हो गए हैं प्रोविंस की तरफ, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो फेडरेशन में भी है डिफेंस, रेलवे है, वापडा है, और फाइनेंस जो है करेंसी की प्रिंटिंग ऑफ करेंसी वो है। तो अभी एजुकेशन के हवाले से देखा जाए हायर एजुकेशन कमीशन बनाई गई है, वो फेडरेशन के वो फिर सुपरवाइज़ कर रही है प्रोविंसेस एजुकेशन को। और वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो सुपरविजन है अभी तक फेडरेशन की तरफ है, फुल्ली इंडिपेंडेंसी प्रोविंसेस को नहीं दी गई। इस वजह से वो फ्रूटफुल जो नताइज थे 18th अमेंडमेंट के वो अभी तक हासिल नहीं हो सके हैं। तो अगर 18th अमेंडमेंट को फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसके इंशाल्लाह ताला अच्छे नताइज आएंगे, और मैं फेवर में हूँ कि 18th अमेंडमेंट ये बेहतर हुई है पाकिस्तान और उनके प्रोविंसेस के बेहतरी में हुई है। बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, बार और बेंच सर इन दोनों के रिलेशन पर आप अगर कुछ ओपिनियन देना चाहें अपना। बार हमेशा नर्सरी रही है बेंच की। बेंच में जो भी वकील एलिवेट होता है या एज अ जज अपॉइंट होता है वो बार से ही जाता है, तो बार बेहतर होगी तो बेंच भी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे रिसेंट एरा में कुछ ऐसे मिस हैप हुए हैं
जिससे बार और बेंच के माबैन जो है ना हार्मनी, इनके उनकी जहनी हमांगी जो है ना उस पर असर पड़ा है बहुत। तो कुछ वकला अगर उनका इंडिविजुअल एक्ट गलत है तो उस एक्ट को पूरी बार को एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और बेंच को भी अगर कोई ऐसा जज, इनके अभी कुछ ऐसे इनके रिसेंटली फैसले आए हुए हैं जो उससे तासुर ये जाता है कि वो गवर्नमेंट के एजुकेटिव और लेजिस्लेशन में ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। तो ये नहीं, हर एक को मौका दिया जाए कि अपने डोमेन में रह के काम करें, और बार और बेंच हमेशा साथ रहें। अगर बार और बेंच साथ नहीं रहेंगे तो जुडिशल सिस्टम सारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आखिर में आप यंग लॉयर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यंग लॉयर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि पहले तो अगर जो LLB प्रोग्राम है उनका 5 इयर्स का, उनमें रेगुलर क्लासेस लें और अपने आप को बाकी चीज़ों से आइसोलेट करके सिर्फ फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे। और जैसे वो ये फील्ड ज्वाइन करें तो वहाँ पे भी बार पॉलिटिक्स की तरफ ना जाएं और अपना वक्त बाकी चीज़ों में सर्फ ना करें, सिर्फ फोकस करें। अगर एक केस आपका सीनियर आपको देता है तो आप उसको उनके एक डॉक्यूमेंट गो थ्रू करें और उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसको गो थ्रू करें। और एक केस में अगर आप मेहनत करोगे, एक मुकम्मल मेहनत करोगे ना, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आपके काम आएगा। लेकिन अगर सरासरी सिर्फ जितना सीनियर ने कहा है मुझे तो उतना ही पढ़ना है, और अगर आप कोर्ट में जाओगे तो प्रोसीडिंग जो चल रही होती है ना, अगर आपको किसी एक वकील की प्रेजेंटेशन से आप एडमायर हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप केस कंप्लीट होने के बाद उस केस के फैक्ट्स भी, क्योंकि ये आपके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है जूनियर वकील के लिए, वो देखे कि ये जो वकील ने केस प्रेजेंट किया है उसके हक़ाइक़ क्या थे, जो उसके फैक्ट्स क्या थे, तो वो उसके लिए रहनुमाई होगी। फोकस करें अपने लीगल फील्ड की तरफ। बहुत शुक्रिया।